कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया है रिसाले भाई की राम राम। किसान भाई जाना है कि कार्यक्रम अन्नदाता इसमें जो है ना हम कई डाल की जानकारी भाइयों के साथ साझा करा है, पर भी कई बार न्यू देखा है कि हमारी कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिनकी हम वार सवेर जरूर चर्चा करा है। पर भाई आज जो खास बात यह रहेगी हमारी चर्चा में, अब जो है ना आज चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड पे, क्योंकि सारे जाना है कि जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है, हल्दी तो समझ गए होंगे क्योंकि भाई हल्दी के बगैर तो एक तरह सब्जी का स्वाद ही नहीं आ रहा हुआ। अगर हल्दी नहीं होगी तो भाई देखो सब्जी किस तरह लगेगी। और भाई और भी कहीं डाल के जो है ना कई बार चोट लग जा है, उस पर भी कहेंगे भाई हल्दी बांध ले या थोड़ी सी इसकी लुपरी बना के। पर जो है ना राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है भाई, इसकी स्थापना भी करी गई। क्यों करी गई? क्योंकि भी जो हल्दी बोर्ड है इसकी स्थापना करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि जो भारत सरकार है और देश के जो हल्दी किसान है, यानी कि जो भाई किसान भाई है जो हल्दी की खेती कर दे रहे हैं ज्यादा लंबे समय से जो है ना उनकी मांग यही थी कि भी जो है ना सरकार हल्दी बोर्ड का गठन कर दे। पर भाई सरकार ने भी जो है ना 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कर दी। और इनकी खास बात ये रहेगी भी जो हल्दी बोर्ड सरकार ने बनाया है कि एक तो इसके बारे में जागरूकता फैलानी है और साथ साथ में जो खपत है उसको भी बढ़ाना है। निर्यात बढ़ाने के लिए भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाई जो नए नए बाजार हैं उनको बढ़ाना है, उनका भाई कहकर उनको विकसित करना है। और बोर्ड नए उत्पाद में जो अनुसंधान है और भाई जो विकास है उसको बढ़ावा देगा, और जो पारंपरिक जो ज्ञान ले रहे हैं भाई उसको भी आगे विकसित करेगा। और अपना जो देश है भाई इसमें जो हल्दी का निर्यात हो रहा है यहाँ पे 2030 तक जो है ना बढ़कर $1 बिलियन तक पहुँचने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि भाई जो हल्दी का क्षेत्र है इसके विकास और वृद्धि में जो है ना मसाला बोर्ड और अन्य जो दूसरी एजेंसियां हैं इनके साथ साथ भाई कह उनका जो समन्वय है वो सुविधा प्रदान करना हल्दी बोर्ड का काम है। यो निर्यात बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाई नए बाजार विकसित करने के लिए, नए उत्पादों में अनुसंधान करना और उनको विकास की ओर बढ़ाना, इस तरह जो है जो हल्दी उत्पाद हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना, ये भी काम करेगा ये बोर्ड। और बोर्ड जो है ना गुणवत्ता और जो खाद्य सुरक्षा मानक है ऐसे मानकों का पालन भाई जो उनको प्रोत्साहन भी देगा। और हल्दी जो बोर्ड है इसकी संरचना की जो बात करें तो भाई, क्योंकि इसमें जो है ना इसमें जो बनाया गया है कि इसमें अध्यक्ष बनाया गया और जो आयुष मंत्रालय है उनकी सहायता से जो है ना यो इसकी संरचना करी गई है। और हल्दी उत्पादन में भारत की स्थिति का जो जिक्र करें तो 2022-23 में लगभग भाई 11.61 लाख टन वैश्विक हल्दी का उत्पादन का जो है ना 75% से ज़्यादा के उत्पादन के साथ भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भाई हल्दी की खेती करी गई थी। तो भाई 2022-23 के दौरान 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा $207.45 मिलियन मूल्य के 1.534 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया था। और भाई मुख्य बात करें कौन कौन से निर्यातक देश हैं, वो कहाँ भेज रहे हैं। एक तो भाई बांग्लादेश में भेजा है, संयुक्त अरब अमीरात में भेजा है, अमेरिका में भेजा है, मलेशिया में भेजा है, क्योंकि जो हल्दी है ना ये एक मसाले का काम करा है और जो करकुमा लौंगा पौधा की जड़ से प्राप्त हुआ है। और हल्के जिस तरह कई बार देखा है कि जो हल्दी का जो रंग है वो बिल्कुल जो है ना पीलापन, हल्के गहरे सुनहरी नारंगी रंग की हुआ, और इसका स्वाद थोड़ा सा कहीं ना कड़वापन लिए हुआ, तो सब्जी का स्वाद भी ये बढ़िया बना दे। तो इसका उपयोग अक्सर भाई स्वाद या रंग के लिए करा जाए है। और जिस तरह के कड़ी का जो पाउडर है, सरसों है, मक्खन है, पनीर है। हल्दी में क्योंकि भाई करक्यूमिन नामक जो अनेक रसायन हुआ जो सूजन को कम कर दे है, और करक्यूमिन हल्दी को भाई पीला रंग भी दे है। कई बार देखें चोट लग जाए, गुम चोट लग जाए, निकलेंगे भाई दूध में गेर का हल्दी दे दें, इस तरह जो है ना यो ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कहियल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और भाई एक बात और साझा करें भाई, अगले एक बात पर जिक्र करेंगे भाई, कौन सी? वो है भाई जलवायु और फसल प्रबंधन पर। क्योंकि भी जलवायु देखा है बदलने लग रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लग रहे हैं, पानी के एकदम से ज़्यादा आ जा भाई। और कई बार यूँ देखा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके कारण जो दुनिया की खेती है इस सदी में गंभीर जो है ना गिरावट का सामना कर रही है। क्योंकि भी जो जलवायु परिवर्तन है उस पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार वैश्विक कृषि पर भाई जलवायु परिवर्तन का कुल प्रभाव नकारात्मक होगा। और हालांकि कुछ फसल इस तरह भाई लाभान्वित भी हो जा हैं, क्योंकि कई बार देखा है कुछ फसलाना भाई तापमान ज़्यादा चाहिए, कुछ आना फसलाना कम चाहिए। पर जो भारत है भाई वो 2010 तक लेकर 2039 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 4.5% है 9% के बीच उत्पादन के गिरने की संभावना है। और भाई कई तरह यूँ भी पता चला है कि भाई अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए तो इससे गेहूं का उत्पादन 17% तक कम हो जाएगा। इसी तरह अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने तक धान का उत्पादन भी 0.75 टन प्रति हेक्टेयर कम होने की संभावना है। औसतन जो है ना तापमान जो है ना सही रहना चाहिए, जिस फसल के लिए जितना चाहिए उतना ही रहना चाहिए। कम ज़्यादा तो जाना है कि भाई कम ज़्यादा तापमान रहेगा तो फसलों पर प्रभाव पड़ना इसका लाजमी है। कई बार देखा है कि जो खेती योग्य परिस्थितियाँ हैं उनमें कमी आ जा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण भाई तापमान का उच्च अक्षांश की ओर खिसकने तय निम्न अक्षांश जो प्रदेश हैं उनमें कृषि के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत में देखा है क्योंकि जो जल स्रोत हैं या भंडार हैं तेजी से सूख रहे हैं, जिससे किसानों को परंपरागत जो सिंचाई के तरीके हैं उन्हें छोड़कर पानी की खपत कम करने वाले जो आधुनिक तरीके हैं या फसल ऐसी हैं जो कम पानी में पैदा हो जाए वो लेनी चाहिए। ग्लेशियर के पिघलने तक कई बड़ी नदियाँ का जो जल संग्रहण है वो दीर्घ अवधि से रूप में कमी आवेगी, क्योंकि भाई ईब तो देखा है कई बार बादल फट जाए पानी हो जाएगा। ये सारे का सारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है। एक बात और का जिक्र करें तो इस तरह के वर्षा का जो पैटर्न है कई बार उसमें बदलाव आ गया भाई। भारत का जो 2/3 कृषि क्षेत्र है बारिश के ऊपर निर्भर करा है, क्योंकि कृषि की उत्पादकता बारिश और इसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करेगी। बारिश की मात्रा और उसके तरीके में भी परिवर्तन है। जो मिट्टी का क्षरण है या मिट्टी में नमी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु के कारण तापमान में वृद्धि तय वर्षा में भी कमी हो जाए, जिस तरह मिट्टी में नमी समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो तापमान है उसमें कमी या बढ़ोतरी होने पर इसके ऊपर प्रभाव पड़ना जरूरी है। कई बार तो इस तरह की समस्या आ जाए जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए, तो इसमें जो है ना अगर ऐसी स्थिति आवे तो भाई तापमान में लगभग 60% की भागीदारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि तय तापमान में वृद्धि होगी और पेड़ पौधे या भाई खेती के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पिछले 30 से लेकर लगभग 50 साल के दौरान भाई कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है लगभग 450 पॉइंट पर मिलियन तक पहुंच गई है। इसी तरह भाई जलवायु का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि कीट और रोग में वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण जो कीट हैं या रोगाणु हैं इनमें भी बढ़ोतरी हो जाए। गर्म जलवायु में कीट पतंगे की जो प्रजनन क्षमता है वो बढ़ जाए, जिससे कीटों की जो संख्या है बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो इस करके भाई ये ध्यान रखें कि जलवायु है और उसका फसलों के ऊपर प्रबंधन करना बड़ा जरूरी है। तो ये तो हमने चर्चा कर ली, क्योंकि भाई जो है ना
जलवायु और फसल प्रबंधन पर। ये जो है ना भाई बाट देखते रहे हैं कि भाई मौसम के क्या है, और न्यू भी देखे हैं क्योंकि भाई दिन में जो है ना गर्मी हो जाए और रात ना जो है ना थोड़ी ठंडक रहा है, तो मौसम तो लगभग जो है ना भाई सामान्य बना रहा है और साफ भी रहेगा। पर तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहा 12 डिग्री सेल्सियस। और जिस तरह के अगर भाई आज का मौसम जलवायु मौसम रहा, और इसी तरह भाई कल का जो तापमान है वो भी इसी डाल रहने की संभावना है, यानी कि कल ना भाई वही 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। और भाई कल हमारा कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी, और इसमें हम चर्चा करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना पर, और इसके साथ साथ भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे बसंतकालीन मूंग की खेती पे। साथ में जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती में संजीवक खाद किस तरह बनानी है, और भाई के उसका फायदा रहा है प्राकृतिक खेती में। और भाई बाट भी देखते रहे हैं भाई, मनोरंजन कद करा रहे हैं, तो पहला सुन लें ये लोकगीत और बाकी बात करेंगे बाद में। बोली केरल देश के हे भूप में दावी हुआ त मर गे लड़ाई में हे यू उसका बेटा पालन लाई धन माल खुदा ने लुट गे बबूया में मेरे चलते चलते पैर फूट गए काटे और सूड़ा में हे इसका जन्म होया मूला में इसका जन्म न्यो सदगे करीड़ाई में छोरा पालन लाई केरल देश के देखे इसकी माता होगी थी बेबे राजा की गले सती मत दादासी का काम करया करूं इसमें ना झूठी कती तेरे पन में सर की है परम गति करी पर्वत में ये राई जितना प्रेम करूं सू मात भी पप्पी मोसे मन कितने बिना राम भेटता इस दुनिया के माटो से फिर भगवान मानस का हो से
बेटे भी शरण यही से तेरी मन दमयंती की जगह समझ ले तेरा शहरियो चंदेरी फिर मंगेरा में क्या व्यपता केरी मंगेरा में क्या व्यपता केरी इसी रांडे लोगाई में यूं इसका छोरा पाने आई और भाइयों ये तो सुने अपना लोकगीत। अरे भाई ये जो है ना आज की नसीहत में हम बात करेंगे कि भी जो खेती में फसल चक्र है उसका क्या महत्व रहा है। किसान भाई न्यूज़ जाना है कि जो हम खेती कर रहे हैं हमने फसल चक्र जरूर लेना चाहिए, यानी कि भाई फसलों को बदल बदल कर अपने किले में अपने खेत में जो है ना वो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम फसल ना जो है ना बदल बदल कर बोवेंगे तो भाई इस तरह जो है ना भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जाएगी, साथ साथ में अनाज ज़्यादा पैदा होगा और मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी भी कोई कमी नहीं रहनेगी। क्योंकि कई बार तो नहीं देखा है कुछ अगर हम एक ही फसल लेंगे तो वो जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो भाई दूसरे जो है कम पोषक तत्व जिन्हें चाहिए वो फसल ले लें। तो भाई खेती के प्रारंभिक दौर में जो मनुष्य है ना अपना भरण पोषण करने खातिर अनेक तरह की फसलें उगा कर चल रहा है। यूँ सोचा है कि भाई ये भी ले ले यो फसल भी बोलें, तो भाई मतलब ये है कि भाई आपने अपने खेत में बदल बदल कर खेती करनी है। मौसम के अनुसार फसलों का जो भाई आपने उनमें भी देखना है कि इस मौसम में हमने कौन सी फसल लेनी है, उसका चयन भी करना आपना है। और भाई अगर हम खेत में लगातार एक ही फसल एक ही तरह के फसल चक्कर अपनावें तो न्यू सोचो कि जो फसल की उत्पादक ताकत है वो जरूर से जरूर कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भी जो धान और गेहूं खासकर अपने जो किसान भाई हैं इन्हीं फसलों पर ज़्यादा जोर दे के रखा है कि भाई अब गेहूं की फसल ले लो, आगे धान की ले लो, फिर गेहूं की, फिर धान की। भाई फसल चक्कर में जो है ना दूसरी फसलें लेने बड़े ज़रूरी हुआ है। क्योंकि इससे जो है ना मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है या भाई पानी को उसको धारण करने की शक्ति है, नमी बना कर रखना, वो भाई देखो फसल का काम है। क्योंकि कई बार ने देखा है कि जो अगर पानी या उसमें जो कम पोषक तत्व हैं चाहने वाले जो मोटे अनाज हैं, दलहन है, तिलहन है, सारे देखा है कि भाई आजकल इनका जो हम खेती कर रहे हैं इनकी तो कर दे ही नहीं, बहुत कम मात्रा में करा है। पर भाई कुछ हमारे जो क्षेत्र हैं वो नहीं सोचा है कि चलो गेहूं कर ले, धान कर ले। भाई जो है ना दाड़ा कहाँ से ले आओगे, फिर हमने जो है ना दूसरे देशों का नहीं तो मंगानी पड़ा है, वो फिर महंगी मिलेंगी, भाई महंगाई बढ़ेगी क्योंकि भी खर्चा तो लगेगा दाड़ा मंगाने का। तो इस करके अभी फसल चक्कर के बीच बीच में ना दाड़ा की फसल भी लेते रहो, फसल चक्कर भी हो जाएगा और भाई पोषक तत्वों की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो कई बार यूँ भी देखा है कि भाई जो सरकार है इसके द्वारा जो दलहन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें उर्वरक उद्योग और भाई किसानों की सहभागिता जरूरी है। पर भाई कई कराम भाई समय की मांग है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बचाने खातर भाई मिट्टी और भाई इसकी उत्पादकता में जो वृद्धि है उसको सार्थक बनाने के प्रयास करने पड़ेंगे। क्योंकि भी यूरिया डीएपी आधारित जो खेती के परिणाम स्वरूप जो है ना देखा है कि जो मिट्टी की उर्वरता है उसका टिकाऊपन है उसमें खतरा उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही कई बार न्यू भी जाना है कि जो फसल चक्र है इसकी उत्पादकता वृद्धि स्थिर होगी तो भाई एक निश्चित उत्पादन प्राप्त करने के लिए पहले की बजाय अधिक मात्रा में जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग करना जो है ना पड़ रहा है। क्योंकि बहु पोषक तत्वों की कमी के कारण उर्वरक उपयोग क्षमता इनकी काफ़ी कमी दर्ज करी गई है। इसके अलावा भाई जो मिट्टी है इसका जो उपजाऊपन है उसका क्षरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जीवाश्म जो जीवांश पदार्थ हैं इनकी मात्रा में लगातार गिरावट आ रही है। मिट्टी में लाभदायक जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उन जीवों की गिनती भाई कम होती जाने लग रही। केंचुए जिस तरह के मित्र कीट हैं
इनकी संख्या में गिरावट हो रही है। कीड़े हैं या और बीमारियां और खरपतवार हैं, इनकी समस्या में बढ़ोतरी होने लग रही। मिट्टी की संरचना और जो जल धारण करने की जो ताकत है मिट्टी में, उसकी कमी के अलावा भाई भूमि के जो दूसरे तत्व हैं, भौतिक है, रासायनिक, जैविक गुण हैं, उनमें कई ढाल की जो है ना विकार आना शुरू हो गया। तो इस करके भाई बात यूँ है कि जो खेत में जो है ना फसल चक्कर जरूरी है। एक खेत में लगातार एक तरह की फसल उगाने तक किसी एक विशिष्ट पोषक तत्व की या भाई खनिज की कमी हो जाए तो भूमि की उपजाऊ ताकत बढ़ाने के लिए भाई हमने जो है ना फसल चक्कर के साथ साथ जो है ना दलहन वगैरह की खेती करके और तो इस क्षमता को प्रभावित कर सका है। क्योंकि लगातार एक ही तरह की फसल पैदा करने तक मिट्टी जन्य जो पादप हैं उनमें कई डाल के रोग पैदा हो जाएंगे और फसल की जो उत्पादक क्षमता है उसको प्रभावित करेंगे। लगातार एक ही प्रकार की फसल उत्पन्न करने तक उत्पादन की जो ताकत है, क्योंकि मिट्टी ने तो भाई अगर अलग अलग पोषक तत्व मिलेंगे तो बढ़िया फसल होगी, उत्पादकता जो है बढ़ जाएगी। तो फसल चक्र में बदलाव भी जरूरी है। बेहतर ये रहा है कि हम देखा है हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें धान गेहूं फसल चक्कर के स्थान पर भाई अब जो है ना थोड़ी सी जागरूकता न्यू आई कि किसानों की जो आमदनी है बढ़ने लगी है। क्योंकि किसान ने सोचा है कि फसल चक्कर में बदलाव किस तरह करा भाई, अब जो है ना एक तो बेबी कॉर्न लगे बोन, मक्का अगेती लादे हैं, आलू पछेता, गेहूं और मूंग कर सके हैं, लोबिया आलू गर्मी में, मक्का गेहूं मूंग, मक्का आलू ग्रीष्मकालीन मूंगफली, मक्का सरसों ग्रीष्मकालीन मूंगफली या भाई बेबी कॉर्न अगेती सरसों पछेती गेहूं मूंग फसल चक्कर किसानों के बीच भाई काफ़ी लोकप्रिय होते जाने लग रहे हैं। तो भाई फसल चक्कर के निर्धारण में कुछ सिद्धांतों को भी आपने ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उथली जड़ वाली फसल है, इसके बाद गहरी जड़ वाली फसल को उगाना है। अधिक पोषक तत्व चाहने वाली जो फसल है इसके बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल लेनी पड़ेगी। अधिक पानी चाहने वाली जो फसल है इसके बाद कम पानी जो लेने वाली फसल है वो आपने बोनी पड़ेगी। और धान्य फसलों के बाद भाई दलहनी फसलों का जरूर चयन करें, जरूर बोएं अपने खेत में। एक खास रोग से प्रभावित होने जो फसलों को लगातार एक ही खेत में बिल्कुल न बो, कई बार वही बीमारी आवेगी खेत में। तो भाई फसल चक्कर के कुछ फायदे भी हैं। एक तो फसल चक्कर के प्रक्रम को जो है ना परिवर्तित करके कई फसल उत्पन्न करे जाने पर मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं इनकी न्यूनता जो है ना बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सारे पादप इनकी सुखताएं अलग अलग हुआ, इस तरह भूमि में उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। फसल चक्र में कई फसलों में अधिक उपज प्राप्त करी जा सका है। सिंचाई और उर्वरक आदि जो सीमित साधन है इनके गेला भी भाई फसलों को उगाया जा सका है। फसल उत्पादकों की मांग को बाजार में पूरा किया जा सका है। मिट्टी को वायु और जलक्षण से बचाया जा सका है। किसानों की अधिकतर जो घरेलू आवश्यकता है इसकी पूर्ति भी हो सका है। मनुष्य और पशुओं के जो श्रम का सही प्रयोग कर सके हैं हम, क्योंकि उसमें जो नहीं देखा है कि भाई उनके बीच में जो तारतम्य है वो बना रहेगा। फसल चक्र द्वारा विभिन्न फसलों से अधिक उपज प्राप्त होगी और फसल चक्र के द्वारा भाई मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। तो भाई किसान भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें, तो अपनी जो फसलें ले रहे हैं वो बार बार एक ही किले में कई करा वही फसल न लें, उसको अलग अलग बोएं। तो किसान भाई देखो काफ़ी फायदा होएगा आपको। और भाई एक जानकारी भाइयों के लिए और साझा कर रहे हैं सरसों फसल की देखभाल पर। किसान भाई जाना है कि भी जो सरसों की फसल है ये रब्बी की फसल है, गेहूं की तैयारी है चल रही है, देख रहे हैं आजकल सरसों में पीले पीले फूल भी आ गए होंगे और कई जगह तो भाई पकनी शुरू हो रही होंगी। पर भी इसमें कई बार नहीं देखा है कि इसमें कुछ रोग आ जाए, जिस तरह के तना गलन का रोग आ गया। कई बार तो नहीं देखा है कि भाई इसकी पहचान किस तरह करा, यू कौन सा रोग आ गया। तो भाई पिछले कुछ सालों तक जो है ना अपने देश में इस रोग का प्रकोप काफ़ी देखने में आवा है, क्योंकि सरसों की फसल है। टहनियों के ऊपर भाई जो धब्बे लंबे आकार के बने हुए होंगे वो भी नजर आवेंगे, जिसके बाद तब जो है सफ़ेद फफूंद टहनियाँ पर, पत्तियाँ पर, फलियाँ के ऊपर नजर आवेगी। तो न्यू सोच लो कि पेड़ ना पूरे का पूरा पेड़ा इसके अंदर ही दिखेगा, अपने सारी लदफद हो जाएगी। और भाई जो फूल है या फलियाँ हैं बनने के समय तने टूट जाएंगे।
पौधे मुरझा कर सूख जाएंगे। रोग के जो पौधे हैं उन जो कई ग्राम भाई भीतर या जड़ों पर काले रंग के जो पिंड बन रहे हैं, फसल की कटाई के बाद ये फफूंद के पिंड जमीन पर गिरेंगे और भाई फिर जब ऐसा सीजन आवेगा फिर वो निकला हुआ है। तो भाई इस बात का भी ध्यान रखना है कि उपाय किस तरह करना अपना। तना गलन रोग के लिए भाई 2 ग्राम बावस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर तय बीज उपचार करना है। इसके बाद तना गलन रोग खेत में गेहूं या जौ का फसल चक्कर अपनाना है। एक रोग और आ जाए सफेद रतुए का। बीमारी के लगभग जो कई ग्राम भाई पहला लक्षण क्या है, पत्तियों की जो निचली सतह है उसके ऊपर चमकीले सफेद उभरे हुए धब्बे बढ़ेंगे, ऊपरी सतह पीली पड़ जाएगी और जिस तरह पत्तियां झुलस कर नीचे गिरेंगी और रोग की जो है ना मात्रा ज़्यादा हो गए तो समझो कि ये सफ़ेद धब्बे टहनी और फड़ियाँ पर भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इस रोग के कारण भाई जो फूल वाली स्टैग हेड है बढ़ते हैं, जिस तरह फूल वाली जो टहनियाँ हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, फड़ियाँ नहीं बनेंगी। और इस रोग की रोकथाम किस तरह करनी है आपने, सफ़ेद रतुए के लक्षण दिखाई दें तो डाइथेन M45 का 0.2% घोल का छिड़काव फसल पर जो है ना 2 बार यानी कि 15 दिन का बिच्चा देकर करना है। राया की बिजाई समय पर यानी कि भाई 15 अक्टूबर तक कर लें, करने से जो है ना सफ़ेद रतुए का प्रकोप कम हो जाए। स्वस्थ साफ और प्रमाणित बीज ही बोना है। और भाई ये तो इस तरह अपना छोटी छोटी सी बातें हैं, ये अगर आप अपनी फसल सरसों पर ध्यान देंगे तो इन बीमारियों से भी निजात मिल सका है। और भाई ये भी जानकारी दे दें किसान कॉल सेंटर की। कई बार किसान भाई ने देखा है कि भाई जो समस्याएं हैं खेती में, उन समस्याओं ने दूर क्यों करा है। भाई एक नंबर है, लिख लें, वह भाई 1551 यानी कि भाई 1551। इस नंबर पर भाई कॉल करके जो भी खेती बाड़ी से संबंधित समस्या है, जिस तरह कोई इस सरसों का जिक्र कर रहे थे हम, सरसों से संबंधित है तो भाई एकदम से फ़ोन करो आप, भाई कौन सा रोग आ रहा है कि पहचान है तो इसका आप जो है ना निजात पा सको, क्योंकि भाई ये डॉक्टर हैं आपको जरूर बताएंगे, जानकारी देंगे। जब भी अपना समस्या आए तो भाई किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 पर बात कराएं और अपनी समस्या का समाधान पावें। तो भाई आज का जो कार्यक्रम अन्नदाता है यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।